जिंदा शहीद एपिसोड 2। वापस आने के बाद पूरी कोशिश करती कि कोई नमाज न छोड़ूं। कई दफा भूल जाती। सुबह की नमाज तो अक्सर कज़ा हो जाती। चादर लेने की बात तो घर में भूल कर भी नहीं कर सकती थी। समाना की चादर भी इसे वापस कर चुकी थी। इस दिन बहुत दिल चाह रहा था। थोड़ी सी हिम्मत की और आगा सईद के दफ्तर की तरफ चल पड़ी। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाइए। सलाम आगा सैयद। जो ही मैंने कहा आगा सैयद, इसकी आंखों में चमक सी आ गई और दोबारा इसने सर झुका लिया। जी हानम, कोई काम था। फिर उठा और दरवाजे की सम्मत गया और दरवाजा पूरा खोल दिया। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि इसे मैं बहुत बुरी लगती हूँ। जो ही मुझ पर नजर पड़ती या सर झुका लेता या कमरे से बाहर चला जाता। खास काम तो नहीं, बसीज में मेंबर होना चाहती हूँ। क्या करना होगा? आप ज़हरा खानू के पास चली जाएं, वो आपको बता देंगी। कुछ देर और कमरे में रहना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वहाँ मेरी जगह नहीं है, इसलिए कमरे से बाहर निकली तो मीना नजर आई। सलाम, कैसी हो? यहाँ क्या कर रही हो? बसीज के दफ्तर से निकल कर आ रही हो? इसने हैरत से पूछा। मुझे तंग ना करो मीना, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, शायद मैं बाद में बताऊं और तुम्हारी मदद भी ले सकूं। अच्छा, और सुनाओ? और वो एहसान की बहन मेरे पास आई थी और कह रही थी कि तुमसे बात करूं। ओ यार, छोड़ो ना इन्हें, ये पीछे क्यों पड़ गई हैं? जवाब तो दे दिया है इन्हें। हाँ हाँ, जवाब तो दे दिया है, लेकिन तुम एक बार इस लड़के से बात तो कर लो। क्यों बात नहीं करनी? क्यों बात नहीं कर रही? क्योंकि मुझे वो लड़का नहीं चाहिए। यानी यही सोच लो कि मुझे कोई और पसंद है। वाह वाह, मुबारक हो, पहले क्यों नहीं बताया? खैर, अब बताओ वो खुशकिस्मत लड़का कौन है? मैंने कहा कि ऐसा सोचो, ये नहीं कहा कि जरूर कोई लड़का मुझे पसंद है। अभी तक वो मेरा दिमाग चाट रही थी कि आगा सैयद कमरे से निकला और जल्दी से सामने से गुजर गया। कुछ देर मैं इसे देखती रही। मुझे शायद इसके अलावा दूसरे लड़के नजर आना ही बंद हो गए थे। रेहाना, रेहाना, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। इस लड़के को देखकर, ओए, कहीं इससे तो इश्क नहीं कर लिया, इस दाढ़ी वाले से? हाँ, नहीं रेहाना, पागल ना बनो। इन जैसे लोगों को इश्क और मोहब्बत जैसी चीजों की समझ नहीं होती। सिर्फ शादी और बीवी इसलिए चाहिए होती है कि कहीं गुनाह ना कर बैठे। पता नहीं मशहद में तुम्हें इन लोगों ने क्या खिलाया है जो ऐसी हो गई हो। क्या कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं। और अब किसी और को भी जाकर मत कह देना। खुदा तुम्हें अकल दे, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। रेहाना, शादी मजाक नहीं है। मीना, जाओ यार, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अपनी किस्मत को खुद ही खराब कर रही हो। मीना यार। मीना चली गई और मेरे जहन में ढेर सारी सोचें छोड़ गई। कुछ पता ना लग रहा था कहाँ से शुरू करूं। मैं बसीज के दफ्तर की तरफ गई, खवातीन के हिस्से में। दफ्तर के बाहर मैंने देखा कि ज़ारा कुछ फाइल्स आगा सईद को दे रही थी। पता नहीं, ज़ारा को देखते ही मुझे गुस्सा चढ़ जाता था। दिल करता था इसका गला दबा दूं। दफ्तर के अंदर गई, समाना वहां बैठी थी। सलाम। सलाम रेहाना, ये तुम हो? कहाँ गायब थी? आज यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? उसने देखते ही सवालों की बौछार कर दी। नहीं, ऐसे ही, इम्तिहानात और मसरूफियत। मैं बसीज की मेंबर बनना चाहती हूँ। किस किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले हलूसे नीयत की, ज़्यादा ओवर ना हो। चलो बताओ, कितनी गसीली हो तुम। पहली चीज़ ही नहीं तुम्हारे पास। क्या? हलूसे नीयत। अब मैं तुम्हें मारूंगी समाना। अच्छा, पासपोर्ट और आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और तालब इलम कोड नंबर, बाकी मैं कर लूंगी। खैर, मैं बसीज की मेंबर बन गई और इनके कॉफी प्रोग्राम में शिरकत करने लगी। घर वालों को न बताया था क्योंकि वो इन चीज़ों के बहुत मुखालफत करते थे। इस दिन समाना ने मुझे बुलाया। रेहाना, हमारे दफ्तर में वो जो इज्तिमाई रुआबत की हेड थी, वो यूनिवर्सिटी से जा रही हैं। तुम इसकी जगह आना पसंद करोगी? जब इसने ये पूछा, मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी कि शायद इस तरह आगा सईद के करीब हो सकूं और इसे देख सकूं। ज्यादा सहद काम है? मैंने पूछा। हाँ, है तो सहद, लेकिन मैं भी मदद कराऊंगी। लेकिन क्या? यहाँ बसीज के दफ्तर में काम करने वाली खवातीन को चादर के साथ आना पड़ता है, समाना बोली। तुम्हें तो पता है कि मुझे भी चादर लेना पसंद है, लेकिन मेरे घर वाले किसी सूरत नहीं मानेंगे। इसमें क्या बात है? घर वालों को कहो कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का स्टाइल खुद इंतखाब करने का हक हासिल है।
थोड़ा समझाओगे तो मान जाएंगे। तुम तो ना ज्यादा ही खुश रहती हो। मैं कह रही हूँ किसी सूरत नहीं मानेंगे। फिर अब तुम बेटी होने का फायदा उठाने की कोशिश करो। खैर, इस दिन वापसी पर बाजार से चादर खरीद ली और अच्छा मौका ढूंढ रही थी कि कैसे बात करूं। अम्मी बोली, जी अम्मी की जान, क्या मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा पूरा इख्तियार है? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, लेकिन हम भी तुम्हारी खैरखाई चाहते हैं, हमसे मशवरा कर सकती हो। अब्बू बोले, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अम्मी बोली, जरूर कोई अहम बात है बेटा, बोलो क्या बात है, क्या हुआ? नहीं, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मैं किस तरह का लिबास पहनूं, मैं खुद मुंतखब करना चाहती हूँ। मेरी जान, यहाँ ईरान है, यहाँ तो मजबूर होकर तुम्हें हिजाब लेना पड़ेगा। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, जिस तरह मर्जी रहना। मेरी बेटी यही चाहती हो ना? नहीं अब्बू, पता नहीं कैसे कहूँ, सच ये है कि मैं चादर लेना चाहती हूँ। अब्बू बोले, क्या मैंने सही सुना है, चादर? अम्मी बोली, बेटा ये किन चीजों में पड़ गई हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा अहम है, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो करो, छोड़ो इन बातों को। अब्बू बोले, मालूम नहीं इन यूनिवर्सिटियों में इनका दिमाग में क्या भूसा भर देते हैं कि ये लोग ऐसे हो जाते हैं। नहीं अब्बू, ये मेरा अपना फैसला है। अब्बू बोले, तुम चाहती हो कि यहाँ तुम मेरे स्टेटस को खराब करो, इतनी मेहनत से अपनी साख बनाई है, कल को सब कहेंगे आगा तहरानी की एक ही एक बेटी है और इसने भी चादर लेना शुरू कर दी। अम्मी बोली, सोचना भी मत, तुम्हारी हाला की बेटियां क्या सोचेंगी? तो क्या मैं उनकी तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे? अम्मी बोली, मैंने कहा ना, सोचना मत। मैं भी चुप कर गई। यही होना था, मुझे पता था कि ये लोग तो इन चीजों के कायल ही नहीं थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। एक तरफ तो मैं अपनी ही अम्मी अब्बू के सामने खड़ी ना हो सकती थी, इतनी जुर्रत ना थी मेरे में, और दूसरी तरफ ये कि एक अच्छा मौका था आगा सईद के नजदीक होने का, इसे खोना ना चाहती थी। क्या करूं? आखिरकार मुझे एक तरकीब सूझी। खुद आगा सईद को कहती हूँ कि शायद वो मुझे इजाजत ले के दे सके कि मैं बगैर चादर के बसीज के दफ्तर जा सकूं। जो भी है, बसीज का हेड है, शायद कुछ कर सके। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते ही सीधा आगा सईद के दफ्तर गई। सलाम, मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई। सलाम हानुम। इसने मुझे देखा और हमेशा की तरह सर झुका लिया। मैंने आपको कहा था कि यहाँ मर्दों का ऑफिस है, अगर आपको कोई काम हो तो ज़हरा हानुम से कहें। नहीं, मुझे आपसे काम है। मुझसे? ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझसे क्या काम है? जी, वो मुझे कहा गया है कि बसीत में इज्तिमाई रवाबत के कामों की जिम्मेदारी मैं ले लूँ। जी, तो क्या मसला है कोई? जी, वो मेरे घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं चादर पहनूं। क्या मुमकिन है कि आप इजाज़त ले दें कि मैं चादर के बगैर बसीज के दफ्तर में काम कर सकूं? हकीकत ये है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, ये इजाज़त देना वगैरह। वो 1 मिनट के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन एक सवाल, क्या आप सिर्फ बसीज के दफ्तर आने के लिए चादर लेना चाहती हैं? जी बिल्कुल। हानुम, चादर की हुर्मत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चादर यूनिफॉर्म नहीं है, चादर तो हमारी वालदा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का लिबास है। आपको पता है इस चादर को बचाने के लिए हमने कितना खून दिया है, हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं। चादर लेने के लिए इश्क की जरूरत होती है, इजाजत की नहीं। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और मेरा दिल अजीब सा टूट गया। है, वैसे आप मजबूरी में ये फैसला कर रही हैं, आपका अपना दिल भी नहीं होगा। वैसे मैं एक काम कर सकता हूँ, हम ये काम बसीज में किसी और के सपुर्द नहीं करेंगे। आप हिजाब और चादर के मौजू पर अपनी इतलात में इजाफा करें। अगर आपको पसंद आए तो ये काम करें, अगर नहीं तो सिर्फ लोगों की बातों के लिए चादर लेने या ना लेने की जरूरत नहीं, आपको खुद ये फैसला करना चाहिए। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। मेरी फैमिली वाले तो कभी भी राजी ना होंगे। सब कहते हैं कि कमीज और अस्कॉफ काफी है, ये चादर तो खुद ही लोगों ने इजाद कर ली है। आप किसी को जानते हैं कि इस मौजू पर इससे सवाल पूछ सकूं? आप खुदा से सवाल पूछिए, कुरान का मुतालिया करें। लेकिन मुझे अरबी नहीं आती। फारसी तो आती है ना? आप इसका तर्जुमा पढ़ें, वुजू करें, नियत करें और कुरान से मदद लें। खुदा जरूर आपको कोई रास्ता दिखाएगा। शुक्रिया। मैं वहां से आ गई, दिमाग चकरा रहा था, ये क्या कह रहा है। हमारे घर में तो कुरान एक दुआ की किताब की शक्ल में है जिसे बस सिर्फ पढ़ते हैं, और ये कैसे मदद करेगा? एक किताब मेरे सवालों का कैसे जवाब देगी?
घर गई और इसकी बातों के बारे में सोचती रही। सच तो ये था कि आज इसकी ये बातें सुनकर मुझे वो और ज्यादा अच्छा लगने लगा था। सोने से पहले हाल में गई और कुरान ढूंढने लगी। आहर किताबों की अलमारी में से मिल गया, अपने कमरे में ले आई, कुरान हाथ में पकड़ा और खुदा से मुहातब हुई। खुदाया, मुझे इल्म नहीं है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मुझे इन चीजों के अदाब और रसूमात भी नहीं आते, लेकिन तुम खुद भी जानते हो मैंने आज तक कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। ये सही है कि मैं चादर नहीं लेती, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। और तुम ये भी जानते हो कि मैं मजहबी ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे मोहब्बत कर रही हूँ। खुदाया, मेरी मदद करो, इल्तमास करती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुरान खोला। सूरत निसा की आयत आई, लेकिन सर के ऊपर से गुजर गई। कुछ भी समझ नहीं आई। खुदाया, प्लीज थोड़ा सा तो वाज़िह बयान करें। दोबारा कुरान खोला। तर्जुमा। और पैगंबर अलैहिस्सलाम, आप मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें कि यही ज्यादा पाकीज़ा बात है, और बेशक इनके कारोबार से खूब बहाबर है। सूरत नूर आयत नंबर 30। मैं इस आयत को पढ़ रही थी और मेरी हैरत में इजाफा हो रहा था। कुरान को उल्टा पलट कर देखा। ये किताब बोलती है। मुझे और जवाब चाहिए, ये मेरे लिए काफी नहीं, तो क्या चादर नहीं लूं? दोबारा कुरान खोला। पूरा सफा पढ़ने के बाद इस आयत पर पहुंची। तर्जुमा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादर को अपने ऊपर जलबाब के तौर पर लटका रखें, कि ये तरीका इनकी शनाहत या शराफत से करीब तर है और इस तरह इनको अजियत न दी जाएगी, और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। अब ये जलबाब क्या है? फौरन फोन उठाया और गूगल पर सर्च किया। देखा कि जलबाब अरबी में इस चादर को कहते हैं जो औरतें अपने लिबास को ढांपने के लिए सर से पांव तक पहनती हैं। अब खुदा इससे ज्यादा वाज़ेह तौर पर मुझे क्या कहता? आंखों में आंसू भर आए। मैंने फैसला कर लिया था, मुझे हर सूरत में चादर पहननी थी। अब अम्मी अब्बू को कैसे राजी करती? मैं इनको राजी करने के लिए हर शर्त कबूल करने को तैयार थी। कितना रोई, इतनी भूख हड़ताल की, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। ये बहस काफी हफ्ते हमारे घर में चलती रही। आखिरकार मैंने चादर लिफाफे में रखी और घर से बाहर निकली और फिर सर पे ले ली। कुछ दिन ऐसे ही करती रही। जब अम्मी अब्बू ने मेरी जिद देखी तो चुप हो गए और कहने लगे अभी कुछ दिन ले लेगी और फिर खुद ही ठीक हो जाएगी। अभी जो इस पर दिमागी असरात हुए हैं, कुछ दिनों बाद खुद ही ये भूत उतर जाएगा। लेकिन इन्हें क्या कहती? चादर हमारी वालदा का लिबास था। इसे ओढ़ने के लिए इश्क की जरूरत थी। मुझे उम्मीद थी कि मुझे वो इश्क भी हासिल हो जाएगा। खैर, ये कि आज पहला दिन था जब चादर के साथ यूनिवर्सिटी गई। सब लोग जो मुझे जानते थे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मुझे जाती तौर पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसीलिए खुशी खुशी बसीज के दफ्तर की तरफ गई। समाना मुझे देखते ही गले लगा लिया और बोली, ओ बई, क्या अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। अम्मी अब्बू को कैसे राजी किया? अब थोड़े बहुत तरीका तो मुझे भी आता है अपने अम्मी अब्बू को राजी करने का। खैर, ये बताओ अब काम क्या करना है यहाँ? हाँ, आओ तफसील से बताती हूँ। इतने में ज़ारा दफ्तर में आई और मुझे देखकर खुशी से बोली, सलाम रेहाना जां, आज तो आप तो हानुम लग रही हैं। चादर आप पर बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया ज़ारा, मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा इसकी कदर जानोगी और आकाश के सब लोग इसकी अहमियत को समझे और इसकी हुर्मत का ख्याल रखें। मुझे भी उम्मीद है ज़ारा। ज़ारा ने समाना को कुछ फाइल दी। समाना, आगा सैयद आज मरकजी दफ्तर जा रहे हैं, जाने से पहले ये फाइल्स लेने आएंगे। मेरा अभी एग्जाम है, जब आए तो इन्हें ये फाइल दे देना। जरूर। ज़ारा, अब जाओ, पुरसकून होकर इम्तिहान दो। ज़ारा चली गई। समाना बोली, तो जनाब हेड हानुम, रवाबते इज्तमाई, ये फाइल आपके काम से हैं, आपको ही अब ये सैयद को देनी होगी। दिल अजीब से अंदर से धड़का और आंखों की चमक छुपाने के लिए मैंने सर झुका लिया। आगा सैयद आए और दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई, ज़ारा हानुम। मैंने जल्दी से फाइल्स उठाई और बाहर निकली। सलाम। इसी तरह इसे सर झुकाया हुआ था। जो ही मेरा सलाम सुना और उसे एहसास हुआ कि ज़ारा नहीं है, 2 कदम पीछे हो गया और कहा, वालेकुम अस्सलाम। और इसी तरह सर झुकाए पूछा, ज़ारा हानुम नहीं है? नहीं, ज़ारा का इम्तिहान था, फाइल मुझे दे दी कि आपको दे दूं। इसने सर उठाया
اور کن آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا، او آپ ہیں خانم تہرانی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ویسے خوشی ہوئی کہ آپ نے خود فیصلہ کیا اور چادر کا انتخاب کیا، انشاءاللہ کہ آپ اس کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں۔ چادر کے ساتھ بہت مختلف لگ رہی ہیں، اور ویسے بھی چادر کچھ نہیں۔ باقی جملہ کھا گیا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا انشاءاللہ، لیکن مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، یہ آپ کی گفتگو تھی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ جی یہ تو میرا فرض تھا۔ اس نے فائل لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، وہی انگوٹھی جو زہرا نے اسے دی تھی ابھی بھی اس کی انگلیوں میں تھی۔ میں نے فائلز اسے دے دی اور فائل لے کر وہ چلا گیا، لیکن میں اس کی سوچوں میں گم اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی انگوٹھی دیکھ کر مجھے ہمیشہ میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا، اور ابھی بھی عجیب سی حالت ہو رہی تھی کہ سمانہ کی آواز آئی، کیا ہوا ریحانہ، ٹھیک ہو؟ اس کی آواز سے جیسے میں خود میں واپس آ گئی۔ نہیں کچھ نہیں۔ آغا سید نے کچھ کہا؟ نہیں، اس نے کیا کہنا تھا؟ تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں سمانہ، تنگ نہ کرو یار۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو کلاس روم کی طرف چلی آئی۔ جو ہی کلاس میں قدم رکھا، بچے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے توجہ نہ دی۔ سب کے منہ کھلے تھے، لیکن اس دن سے واقعی کلاس کے لڑکوں نے میرا احترام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر طرف کا مذاق نہیں کرتے تھے، مجھ سے ہر طرح کی بات نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں مجھ سے ڈرتے تھے شاید، لیکن مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ باتیں سنائی دے رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا ضرور کوئی گورنمنٹ کی نوکری لینی ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا ضرور اس کے ابو نے اس پر سختی کی ہوگی کہ چادر پہنو، اور اسی طرح جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میں بالکل محسوس نہیں کروا رہی تھی کہ کچھ مختلف ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے ایسے ہی گزر گیا۔ میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگی اور چادر لینے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھی۔ اس دوران تقریباً میری سب دوستیں ہی مجھ سے دور ہو چکی تھی، صرف مینا رہ گئی تھی، لیکن وہ بھی طنز کرنے سے باز نہ آتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی باتیں اور گھر میں امی ابو کے طنز کے نشتر۔ اس دوران احسان نے بھی کافی دفعہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار بہت ہی برا جواب دیتی تھی اور ایسا سلوک کرتی تھی کہ زیادہ وہ میرے آگے پیچھے نظر نہ آئے۔ مجھے وہ ایسے ہی زیادہ اچھا نہ لگتا تھا۔ ہر وقت اپنی تعریفیں کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ طبیعت خراب ہو جاتی تھی اس کی باتیں سن کر۔ ویسے بھی ذہن میں تو صرف آغا سید ہی اٹک چکا تھا۔ شاید اب زندگی کا یہ موڑ دیکھ کر میں احسن کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اس دن صبح امی نے اٹھایا، میری جان اٹھو، اب تو تمہاری شادی کا وقت بھی آ گیا۔ نیند سے بڑی آنکھوں سے، امی کیا ہوا، کیا کہہ رہی ہیں؟ اٹھو، تمہارا رشتہ آیا ہے، رسمی طور پر گھر آنا چاہتے ہیں۔ رشتہ؟ آج رات؟ نہیں، تمہیں کتنی جلدی ہے لڑکی، جمعے کو چھٹی کے دن آئیں گے۔ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو کسی لڑکی کا کوئی ارادہ نہ ہوتا شادی کا۔ نہیں، میں نے نہیں کرنی شادی، پلیز امی منع کر دیں۔ نہیں امی کی جان، تمہارے ابو کے دوست ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ آپ نے کبھی میری بات کو اہمیت نہیں دی امی۔ رشتہ دیکھنے آ رہی ہیں لڑکی، جن تو نہیں آ رہا، پسند نہ آیا تو منع کر دینا، اتنی بھی کیا بات ہے۔ اور جمعے کا دن آ گیا، وہ لوگ آ گئے۔ میں کمرے میں ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ ابو سے سلام علیکم کہنے کے بعد حال چال پوچھ رہے تھے۔ امی نے کچھ دیر بعد آواز لگائی۔ میں نے اچھے سے چادر لی، چائے کی ٹرے اٹھائی اور ہال میں آ گئی۔ لڑکی کی ماں نے میری خوب تعریف کی، اور کتنا لمبا قد ہے ماشاءاللہ۔ میرے بیٹے کی پسند اتنی اچھی ہوگی مجھے علم نہ تھا۔ ان کی باتوں پر مجھے خواہ ہی غصہ چڑھ رہا تھا۔ رشتے کے لیے لڑکا بھی ساتھ آیا تھا۔ میں نے تو اسے 1 منٹ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، چاہے اس کے آگے کی۔ آواز آئی، شکریہ ریحانہ خانم۔ معلوم نہیں لیکن کیوں آغا سعید کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ 1 منٹ کے لیے پورا بدن بے حس ہو گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی سوچیں ذہن میں گزر گئیں، پتہ نہیں، لیکن سر بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ ناممکن تھا کہ آغا سید میرے لیے رشتہ لے کر آیا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، زہرا کی انگوٹھی بھی نہ تھی۔ سر اٹھا کر اس پر نگاہ ڈالی، احسان تھا۔ اب تو اور ہی غصہ چڑھ گیا، یہ کیوں، جان نہیں چھوڑ رہا میری۔ میں نے بھی اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور بیٹھ گئی۔ پھر ابو نے کہا، بیٹا احسان کے ساتھ جا کر آپ نے جو بات کرنی ہے کر لیں۔ بہت ہی بیزاری سے اٹھی اور احسان کو رستہ دکھایا۔ دوسرے کمرے میں آ کر دونوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ خاموشی چھا گئی۔ ریحانہ خانم، آپ کوئی بات کرنا پسند کریں گی؟
नहीं, आपने कुछ कहना है तो कह लें। अगर मेरी बात की अहमियत होती तो आप यहाँ ना आते। सच में अहमियत थी, लेकिन आप मेरे लिए ज्यादा अहम थी। वैसे तो हमेशा ख़वातीन सवाल करती हैं और लड़के जवाब देते हैं, तो आपने जो पूछना है पूछ लें। आपको तो लगता है काफ़ी तजर्बा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जहन में अभी कोई सवाल नहीं है। कुछ देर और खामोशी छाई रही। मैं कहना चाह रहा था कि आप चादर में और भी अच्छी लगती हैं। खैर, मैं आपके लिबास के बारे में अपना नुक्ता नज़र नहीं दूंगा। आप पहले भी खूबसूरत थी और मेरे मुताबिक इंसान का लिबास जो भी इसने पहना हो, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, इसका ज़ाती मसला है। हर शख्स का अपना लिबास खुद इसका अपना इंतखाब करता है। इसकी इस तरह की सेकुलर बातों से और गुस्सा आना शुरू हो गया था और फिर यकदम मैंने सोचने लगी कि अगर अभी यहाँ आगा सैयद होता तो क्या कहता। आधा घंटा गुजर गया और एहसान ने कायनात की तहलीक से लेकर बाजार के डॉलर के रेट तक हर बात पर गुफ्तगू कर डाली। आखिर मैंने कहा कि अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हों तो हाल में चलते हैं। वो बोला, अब हमारा सारा इख्तियार आपके हाथ में है। दिल तो किया कोई चीज़ उठाऊं और इसके सर पर दे मारूं। वहां जाते ही एहसान की वालदा मोहतरमा ने जल्दी से कहा, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू ने पूछा, जी बेटा क्या ख्याल है? मैंने भी कड़क कर कहा, कोई ख्याल नहीं। लेकिन अम्मी जल्दी से बोली, लड़कियों के नखरे होते हैं, इतनी जल्दी तो जवाब नहीं देगी ना, कुछ सोचने का मौका दे। एहसान की वालदा ने भी कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है, तो फिर मैं आपके फ़ोन की मुंतज़िर रहूंगी। वो लोग चले गए और मैंने गुस्से से कहा, मेहरबानी करके अगर अगली दफ़ा कोई भी इस तरह का काम मेरे से पूछे बगैर ना करें। अम्मी ने कहा, ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हें कैसा लगा लड़का? मैंने तो उस दिन कह ही दिया था कि मुझे नहीं पसंद, मुझे ये लड़का ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अब्बू ने सुनते ही शुरू हो गए कि तुम्हें पता है कि ये लोग कितने अमीर हैं, तुम्हें पता है कि इनके पास कौन सी गाड़ी है, इसके अब्बू का कारोबार है, इनका घर है। मेरे प्यारे अब्बू, मुझे शादी करनी है, कोई कारोबार नहीं करना। शाबाश है तुम पर, पता नहीं यहाँ नौजवानों को क्या सिखा रही हैं, इनकी अक्लें घास चरने चली गई हैं। शब्बा है, मुझे नींद आ रही है। इस रात सुबह तक न सो सकी। सुबह तक हजारों तरह की सोचें जहन में थी। कभी अपने आप को सफ़ेद दुल्हन के लिबास में आगा सईद के साथ सोचती, और अगर ऐसा ना हो सका तो कभी अपने आप को एहसान के साथ। ये सोच ही पागल करने वाली थी। खुदा से मदद की दुहास कर रही थी, खुदाया मैंने तुम्हारी समत कदम बढ़ाया है, अब तुम ही मेरी मदद करो। अगले दिन बसीज के दफ्तर में मीटिंग थी, आगा सईद के दफ्तर में। मुझे तो कुछ सुनाई न दे रहा था, अपनी ही सोचों में मशगूल थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ज़ारा ने कहा, रिहाना कुछ हुआ है क्या? परेशान लग रही हो। नहीं नहीं कुछ नहीं। समाना को एहसान के रिश्ते का पता था, जल्दी से बोली, हाँ कल रात को हानुम के लिए रिश्ता आया था ना, इसलिए कंफ्यूज हैं। ज़ारा बोली, ओह कितनी अच्छी बात है, मुबारक हो। जो ही समाना ने ये कहा कि आगा सैयद ने हैरत से सर उठाया, लेकिन जल्दी से फिर फ़ोन के साथ मशगूल हो गया। कई बार मोबाइल को इधर उधर किया, फिर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिग्नल नहीं आ रहे, और ये कहकर बाहर चला गया। मुझे इसकी इन हरकतों की समझ ना आती थी। फिर मैं और समाना दफ्तर से बाहर आए। आगा सैयद मोबाइल पर बात कर रहा था। जो ही मैंने देखा दफ्तर के अंदर चला गया। एक ही सोच थी कि किस तरह आगा सैयद को समझाऊं कि इसे पता तो होना चाहिए ना कि मैं इसे पसंद करती हूँ, लेकिन मैं एक लड़की थी। मेरा गरूर बिल्कुल इस बात की इजाज़त न देता था कि मैं इसे बोलूं, काश मैं लड़का होती, काश मैं उस दिन बसीज के दफ्तर न जाती, काश मशहद न जाती, काश उस दिन मेरी बस न छूटती, काश काश। लेकिन अब ये सोचने समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार ये टर्म भी खत्म हो गई। आज आखिरी दिन था। ज़रा मेरे पास आई और कहा कि आज इम्तिहान के बाद आगा सईद के दफ्तर जाना, इसे तुमसे काम है। मुझसे काम है? हाँ कहा है कि तुम्हें बोलूं इम्तिहान के बाद उनके दफ्तर जाओ। तुम्हें यकीन है? मुझे तो हैरत के मारे यकीन ना आ रहा था। हाँ भाई कह रही हूँ ना। इम्तिहान के बाद दफ्तर की तरफ जा रही थी कि एहसान आ गया। रिहाना खानुम, आप फिर से? मुझे अभी तक अपनी बात का जवाब ना मिला। अगर उस दिन आपके अम्मी अब्बू के सामने मैंने कुछ नहीं कहा तो सिर्फ इस वजह से कि आपकी बेइहतरामी ना हो, वरना मेरा जवाब तो साफ जाहिर है
مہربانی فرما کر اپنے گھر والوں کو بھی صاف صاف بول دیں۔ میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ایسے موقعوں پر انسان کو اپنے دل کی سنی چاہیے، نہ کہ دماغ کی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی نہیں، پہلا بھی اور آخری بھی یہی فیصلہ ہے۔ میں آغا سعید کے دفتر کی طرف جانے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ اکیلا بیٹھا تھا، کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جو ہی مجھے دیکھا وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا کہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاؤں، اور پھر دوبارہ ٹائپ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ ٹائپ نہیں کر رہا ہے، ہم ہاں ہی لگا ہوا ہے۔ میں بولی، معاف کیجیے گا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دفتر آؤں، آپ کو کام ہے؟ جی ویسے ہی سر کمپیوٹر کی طرف کیے، اس نے جواب دیا۔ اگر آپ ابھی مصروف ہیں تو میں کسی اور وقت آ جاؤں گی۔ نہیں، آپ تشریف رکھیے، ابھی بتاتا ہوں۔ کیسے کہوں، لا الہ الا اللہ۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میں نے سر جھکایا اور کہا کہ تاکہ اس کی بات کو سن سکوں۔ یہ کہ کیسے کہوں، لا الہ الا اللہ، میرے لیے بہت سخت ہے یہ کہنا۔ اگر ابھی نہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ نہیں، یہ بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ شاید یہ بات کرنا ٹھیک بھی نہ ہو، لیکن ایک احساس ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے امتحانات ختم ہو جائیں اور پھر میں آپ سے بات کروں کہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اجازت دیں گی کہ آپ کو واضح طور پر اپنی بات کو بیان کروں؟ جی ضرور۔ سچ یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ آپ کی پسندیدگی یک طرفہ نہیں ہے۔ میرے دل میں جیسے طوفان ہی آ گیا تھا، لیکن میں نے بالکل بھی ظاہر نہیں کیا۔ سر جھکایا، ویسے ہی پرسکون انداز میں بیٹھی رہی۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ برے موقعوں پر میں نے آپ کو دیکھا اور برے موقع پر آپ سے آشنائی ہوئی، میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا اور سر جھکائے رکھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ بھی میری زندگی میں ایک اور عشق وجود رکھتا ہے، اور میں اس عشق سے بہت وفادار ہوں، کبھی بھی اس سے خیانت نہیں کروں گا۔ آپ میری دوسری محبت ہیں۔ ایسے موقع پر جب میں اپنے عشق کو حاصل کرنے والا تھا کہ آپ میری زندگی میں چلی آئیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کا وجود مجھے میرے پہلے عشق سے غافل نہ کر دے، اور آپ سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ اب جب تمام حالات درست ہو چکے ہیں تو آپ اس میں حائل نہ ہو۔ میں نے ان لمحات کا پوری زندگی سے انتظار کیا ہے۔ اب میری برداشت ختم ہو رہی تھی۔ یقیناً زہرا کی بات کر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ گلا کھنکھنا کر میں نے گلا صاف کیا۔ پلیز اور کچھ مت کہیے گا، کچھ بھی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ میں اٹھی اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب تھوڑی دور ہوئی تو اونچا اونچا رونے لگی۔ خود پر قابو ختم ہو گیا تھا۔ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سر پھٹ جائے گا۔ راستے میں زارا نے مجھے دیکھا اور کہا، ریحانہ کیا ہوا؟ میں کچھ نہ بولی، بس وہاں سے ان لوگوں سے دور جانا چاہتی تھی اور ان سب کو دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ اتنا بے حس شخص میں نے نہیں دیکھا۔ میرے منہ پر کہہ رہا تھا، تم میرا دوسرا عشق ہو۔ گھر آئی، رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں کتنی احمق تھی۔ ان کے ظاہر کا اعتبار کیا، ان کی باتوں پر یقین کیا۔ وہ لڑکا جس کی شکل بھی کام کی نہ تھی اور میرے منہ پر کہہ رہا تھا کہ میرے عشق کا پتہ ہے، میرے جذبات کا پتہ ہے، لیکن کسی اور سے پیار کرتا ہے، اور یہ کہ میں اس کے عشق میں حائل نہ ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ مذہبی ہے، خدا کو مانتا ہے، لیکن اتنی بے حسی۔ مینا صحیح کہہ رہی تھی، یہ لوگ تو صرف شادی کرتے ہیں کہ کہیں گناہ میں نہ بیٹھ جائیں، اور انہیں دوسروں کے جذبات کی کیا فکر۔ لیکن کیوں لگتا تھا یہ سب سے مختلف ہے۔ میں مشہد کی سب یادیں دہرا رہی تھی۔ اتنی مدت مسیج میں کام کیا، سمجھ نہ سکی، رو رہی تھی اپنی بیوقوفی پر، اپنی سادگی پر۔ میں کتنی احمق ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں اور میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ چادر کو دیکھتی تھی تو اس کی یاد آتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ چادر کے ساتھ زیادہ باوقار لگتی ہو۔ میرا دل کرتا تھا کہ چادر لینا چھوڑ دوں، لیکن چادر تو اس کے لیے نہ پہنی تھی، میں نے تو خدا کے لیے پہنی تھی۔ خواہش تھی کہ خدا مجھ سے دوسروں کی نسبت زیادہ محبت کرے، نہ کہ اس کی محبت پانے کے لیے۔ اگر اس کی ضد میں چادر اتار بھی دوں تو خدا کو کیا جواب دوں گی؟
لیکن خدایا یہ انصاف تھا کیا کہ ایک شخص کا عاشق مجھے بنایا کہ اپنے قریب کر سکو، اور جب میں تمہارے قریب آ گئی تو تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ خدایا تم تو ایسی محبت نہیں کرتے ہو، میں تو ایک کونے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، مجھے بسیج سے کیا لینا دینا؟ کیوں تم نے مجھے اس سے ملایا؟ کیوں میں نے زیارت کا اشتہار دیکھا؟ کیوں میں بس میں پیچھے رہ گئی؟ آخر کو میں کیوں اس کے ساتھ ہم سفر ہوئی؟ خدایا یہ انصاف نہ تھا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے، بہت مشکل تھا اسے بلا نہ پا رہی تھی، جہاں بھی جاتی جو کام بھی کرتی اس کی یاد آتی، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا، اس کی باتیں، نماز میں سجدے، اس کا رونا، میں اسے بلا دینا چاہتی تھی، پر یہ ممکن نہ تھا۔